होगी सेल, अपनी सेल साइकिल की किस स्टेज में होगी, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड लिख रहे हैं, इट मींस ये सेल किस स्टेज में है, इंटरफेज में है। ठीक है, डिवाइडिंग स्टेज में अभी सेल नहीं। अगर ये सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती तो वहां पे क्रोमेटिन थ्रेड नहीं होता, वहां पे क्या होता, वहां पे क्रोमोसोम होता, ये और कंडेंस हो जाता, और किस फॉर्म में होता, क्रोमोसोम के फॉर्म में होता। पढ़ाएंगे आगे जब सेल डिवीजन बताएंगे तब। ठीक है, फिलहाल ऐसे जानते रहो। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड हमने लिख दिया, हर एक शब्द का मतलब है अपने अपने आप में। ठीक, अभी ये क्रोमेटिन थ्रेड है। यहाँ पे एक और चीज आपको दिखती है, एक डार्क स्टेन बॉडी आपको दिखती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं डार्क स्टेन बॉडी दिख रही है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एक कोई मैम पढ़ा रही थी यूट्यूब पे, मैंने उनको देखा था, उन्होंने बोल दिया था न्यूक्लियोलस के बारे में कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। किसी ने बोला था भैया, कोई मैम पढ़ा रही थी, उन्होंने बोला था। ठीक है, जबकि आपको रियल फैक्ट बताएं, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल ही होता है, डीएनए ही होता है, जो कि क्या होता है, उसका वो जगह होता है जहां पे लगातार क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होता है ये। ठीक है, लगातार ट्रांसक्रिप्शन चलने की वजह से ये जगह क्या होती है, जैसे मान लो 4-5 क्रोमोसोम, 14, 15, 16 और 17, ये क्रोमोसोम क्या है, पास में है, इकट्ठा हुए। ठीक है, आप ये समझो, यहाँ पे मेरी बात आप इस जगह पे समझो। ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा क्रोमेटिन है। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्टिव हो गया ट्रांसक्रिप्शनली, और ये वाला भी क्रोमेटिन का जो ये वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट, यहाँ पे एक्टिव हो गया, और इधर भी ये वाला जो क्रोमेटिन है, इसका ये वाला पार्ट एक्टिव है। ये सब मिलकर के इन्होंने एक जगह पे जो है, चारों एक जगह पे क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो गए। तो अब ये हमको क्या दिखता है ना, डार्क स्टेन दिखता है। जब इसको स्टेन करते हैं तो ये जगह क्या दिखती है, डार्क स्टेन दिखती है। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। लेकिन भैया ये सेल ऑर्गेनेल नहीं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कभी भी इस चीज को अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, ये सेल ऑर्गेनेल है नहीं। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है। किसका है, कुछ क्रोमोसोम है, जैसे 14, 15, 16 और 17। ठीक है, तो ये है। तो जो भी है आप देख लेंगे एक बार, क्रोमोसोम का नंबर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ इसी में से ऐसा है। तो ये चीज है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है ये। यहाँ पे किसकी सिंथेसिस हो रही होती है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, राइबोसोमल आरएनए। इट मींस राइबोसोम का सिंथेसिस कहां पे हो रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा होगा। राइबोसोम किसका बना है, आरआरएनए का बना है, प्रोटीन का बना है। भैया आरआरएनए तो कहां बन रहा है, न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोलस जो जगह है वो वहां पे क्या बन रहा है, आरआरएनए बना, और यहीं पे प्रोटीन इंपोर्ट की जाएंगे और क्या बना दिया जाएगा, राइबोसोम बना दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पे हो रहा है, ये न्यूक्लियोलस में। बनाने के लिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया, क्रोमेटिन थ्रेड को ऐसे दिखा दिया, लेकिन रियलिटी में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूक्लियस का। आप जब ऐसे न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कहीं पे, आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा, ये ऐसा कुछ न्यूक्लियस हमने बना दिया। ठीक है, इस न्यूक्लियस में आपको यहाँ पे न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अटैच्ड हुए दिखेंगे आपको क्या, क्रोमेटिन्स देखने को मिलेंगे। इधर ऐसे पेरी पेरी पे सब क्या है, अटैच्ड है। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, बनाने के लिए हम लोग ऐसे कुछ भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बुक में आपको ऐसे ऐसे करके बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक, चलो ये तो बात हो गई किसकी, हमारी क्रोमेटिन थ्रेड की बात हो गई। अगर क्रोमेटिन थ्रेड सेल में दिखाया जा रहा है, इट मींस कि सेल किस स्टेज में, इंटरफेज में, ये वाली बात हो गई। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बारे में बात हो गई। और इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग, और बात करें इसमें, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा। चलिए और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बन रही है, प्रोटीन, कहाँ पे, ईआर में। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रही है, प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक, यहाँ पे प्रोटीन बनी। अब वो जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं हमको, नए नए चेंज करने हैं। कुछ ऐसी बात होती है जैसे एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हमने कोई रॉ मटेरियल बना लिया। ठीक है, अब उसको किसी दूसरी फैक्ट्री में भेजना है, वहां पे उसका हो सकता है सैंपल, जैसे सपोज एक मोबाइल बनना है। ठीक है, सैमसंग है, मोबाइल की कंपनी है, वहां पे मोबाइल बनना है, लेकिन उसको क्या चाहिए होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। वो कहां बन रहा होगा, किसी दूसरी कंपनी में बन रहा होगा। ठीक है, तो पहली जो कंपनी जहां पे रॉ मटेरियल बन रहा है, वो कंपनी यहाँ पे क्या है, हमारा आरईआर है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे क्या बन रही है, प्रोटीन। लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है, अभी हमने सिर्फ मोबाइल के पार्ट बनाए हैं। मोबाइल बनाना क्या है, वो दूसरी कंपनी का काम है। ठीक है, उसको देना। यहाँ पे जो प्रोटीन को फंक्शन देने वाला बात होगी, वो कहां पे होगी, हमारा वो कहां पे होगी, उसकी बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके लिए क्या है, स्पेशल सेल ऑर्गेनेल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको बताएं, अभी यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा इसको और एकदम क्लियर बनाते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सके बहुत अच्छे से। भाई मिट जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं।
यहाँ पे कोई वेसाइकल में प्रोटीन बनी होगी, ठीक है, और ये प्रोटीन कहाँ ट्रांसफर की गई होगी, गोल्जी बॉडी के पास में। इसलिए अब यहाँ जो वेसाइकल बना रहे हैं, ये जो वेसाइकल बना रहे हैं, ये कैसा बना रहे हैं हमने, गोल्जी बॉडी जैसा कलर ले लिया। क्यों ले लिया, सॉरी इधर तो वो वाला नहीं होगा कलर, यहाँ वाला तो वही कलर होगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ जो वेसाइकल आ रहा है वो वेसाइकल कहाँ से आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, और उसके पास से कोई प्रोटीन है, और ये प्रोटीन कहाँ डाल दी जाएगी, गोल्जी बॉडी में। और ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसमें मॉडिफिकेशन करेगा। आप एक ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ते हो, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, वो कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आप पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे आप, यहाँ पे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अरे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है जो आपको बताई जाएंगी। तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में एक चीज क्या आती है हमारी, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, जब बताएंगे तो आगे, तो आपको वहाँ पे डिस्कस करना ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी प्रोटीन यहाँ पे आ गई, और ये जो वेसाइकल आप देख रहे हैं जो किसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, उसकी खास बात ये है कि जो है हो सकता है कि बहुत सारी प्रोटीन जो यहीं पे काम करनी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही काम करना है उनको, तो क्या करना होगा, गोल्जी बॉडी से क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो ये वेसाइकल यहाँ पे क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख क्या पाए, ये एक प्रकार से क्या है, जीईआरएल सिस्टम बोलते हैं इसको। जीईआरएल सिस्टम क्या होता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम का जो सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं, जीईआरएल सिस्टम होता है। अभी यहाँ पे हमने लाइसोसोम डिस्कस नहीं किया, एक्चुअली ये क्या है कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पे कुछ और है लाइसोसोम के जैसा, जैसे स्फीयरोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो अलग चीज है। वो लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल के केस में हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो ये वाली बात होगी प्लांट सेल के केस में। और क्या प्लांट सेल के केस में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल्स क्या होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो सबको प्रेजेंट है, पता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। हम लोग यहाँ पे ये बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट है हमारा, प्लास्टिड प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। तो यहाँ बना लेते हैं इधर कहीं पे, ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग ना सिर्फ एक दो फंक्शन हम लोग याद करते हैं, जैसे क्या कि ये क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। बहुत सारे फंक्शन है इसके, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन में ही नहीं रोल प्ले करता है, और भी बहुत सारे हैं, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एपोप्टोसिस में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम आप सबको पता ही है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। बेसिकली प्लास्टिड की बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज लिखा है, क्लोरोप्लास्ट। ये बात होगी। और क्या प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं है, लेकिन प्लांट सेल के केस में आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से बनानी ही बनानी है, और वो क्या चीज है, उस चीज की बात करें तो वो है यहाँ पे लार्ज बैकबोन प्रेजेंट होती है। बैकबोन कैसी होती है, बड़ी बड़ी यहाँ पे बैकबोन प्रेजेंट होती है फॉर स्टोरेज पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज बैकबोन प्रेजेंट होती है। इतनी बात आई समझ में। आपको यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट आपको भी लेने हैं यहाँ पे, ठीक। तो साइटोस्केलेटन तो हर सेल में प्रेजेंट होगा, जिससे किसी भी सेल का क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो है डिसाइड होता है। तो ये क्या होगा, हम ऐसे बना देते हैं इसको, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ पे दिखाने के लिए बता देते हैं कि होता है कुछ ऐसा। तो इसे क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, जो सेल का क्या करते हैं, शेप डिसाइड करते हैं, ठीक। ये सारी बात हो गई। अभी यहाँ पे और कुछ बात करते हैं, जैसे सेल वॉल के केस में कुछ और बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक। सेल वॉल की बात करें तो ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है, प्लांट के केस में मोस्टली सेल्यूलोज की बनी हुई है। सेल्यूलोज से यहीं पे एक चीज और याद कर लेना है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, सेल्यूलोज ही है, ठीक है। क्योंकि ये सेल वॉल का पार्ट है, इस वजह से भी ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। आपसे कभी पूछे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, रूबिस्को। आपसे कभी पूछे मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई सेल्यूलोज वाली, ठीक। अभी जो ये सेल्यूलोज से एक टर्म और एक चीज आपको याद रखनी है ना, जो हम लोग घास फूस को खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन भी यही क्या है, सेल्यूलोज है। क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एंजाइम है अल्फा अमाइलेज वो इसे ब्रेक नहीं कर सकता है। अगर वो इसको ब्रेक कर पाता होता, इस सेल्यूलोज को ब्रेक कर पाता होता,
तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग घास फूस खा के या पत्ती खा के भी रह सकते थे। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और वो डाइजेस्ट क्यों कर पा रहे होंगे? वो इस वजह से डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनका जो सीकम होता है वहां पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, इसका क्या कर देते हैं कि डाइजेशन कर सकते हैं। उनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है सेलुलेज, वो उससे क्या होता है, इसका डाइजेशन हो जाता है। जैसे आपको इकोलॉजी भी पढ़ाएंगे तो वहां पे जब आपको सिम्बियोसिस पढ़ा रहे होंगे तो वहां टर्माइट का भी एक केस पढ़ाएंगे जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है जो कि क्या करता है कि डाइजेशन कर देता है, किसका, इस सेलुलोज का कर देता है। इसी वजह से वो लकड़ी को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो वो पढ़ाएंगे वो सब चीजें ऐसे, ठीक है। तो वो सब बात करेंगे बाद में। फिलहाल अभी आप इतना जानते रहो कि ये सेलुलोज क्या है, इसका सेल का जो है जो कंपोनेंट, जो केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल का, वो क्या है, सेलुलोज है। लेकिन मिडिल लैमेला के केस में आप ये नहीं करेंगे। मिडिल लैमेला जो है वो किसका बना हुआ है, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। तो ये किसका बना है, पेक्टेट का बना है। आ रही है इतनी बात समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर बहुत सारा प्लाज्म भरा होगा, उसे क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ प्लाज्म भरा होगा, उसे बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों प्लाज्म को मिला देंगे तो बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल में जो पूरा प्लाज्म भरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला लें तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। जैसे हम लोग जब आगे स्टडी करेंगे तो जैसे सेल का प्रोटोप्लाज्म स्टडी करने जा रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म में क्या स्टडी करेंगे, पहले साइटोप्लाज्म स्टडी करेंगे। फिर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या आ गया, उसमें हम